फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियाम टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का या फिर फोर्थ सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन देखेंगे। तो लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन का यह सीरीज चालू किया जा रहा है, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाएगा ताकि आपको सभी समझ में आ सके और आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आ सकें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए और अधिक प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन के सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हुए जानते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन लेजर, राइट द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजर बीम। तो यहाँ पे आपको लेजर क्या होता है या डिफाइन करना है और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये फिगर शो कर रहा है, लेजर कुछ इसी भांति से रहता है। लेजर का फिगर कुछ इसी प्रकार से रहता है। यदि आप उसका 3D एनिमेशन देखेंगे, एक तरफ इधर मिरर रहता है, एक इधर मिरर रहता है, बीच में दोस्तों यहाँ पे गेन मीडियम रहता है और इधर से आपका पंपिंग सोर्स रहता है। इस प्रकार से कुछ इसका रा डायग्राम रहता है। यहाँ पे जो मिरर रहता है, एक तरफ से टोटल रिफ्लेक्टिव रहता है और एक तरफ से पार्शली रिफ्लेक्टिव रहता है। पार्शली रिफ्लेक्टिव का मतलब यह है कि 90 से 93% तक रिफ्लेक्टिव रहता है और ये 100% रिफ्लेक्टिव रहता है। अब जब यहाँ पे हम एक्टिव मीडियम को, यहाँ पे जो गेन मीडियम है, एक्टिव मीडियम है, इसको हम पंपिंग सोर्स के द्वारा एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने के बाद यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलता है, कुछ किरणें निकलती हैं जो जाके बार बार टकराती हैं। एक बार इधर टकराएंगी 100% रिफ्लेक्टिव वाले से, और फिर आके वे इधर टकराएंगी और फिर इधर टकराएंगी, फिर इधर टकराएंगी, और इस प्रकार से ये लगातार इसके बीच में ये गति करते रहती हैं। और जब लगता है कि किरणें जो है लेजर क्वालिटीज़ को प्राप्त कर ली हैं, डायरेक्शनलिटी आ गया है, मोनोक्रोमेटिसिटी आ गया है, तो एक बैग वह इधर वाले से जो पार्शली रिफ्लेक्टिव है इधर से बाहर की ओर निकलती हैं और हमको जो है लेजर बीम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ इसका जो है प्रॉपर्टीज़ काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे लेजर क्या है, सबसे पहले तो याद रख लेते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका एक फुल फॉर्म होता है कि मतलब जो लाइट निकलता है वह स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा निकलता है, ऑफ रेडिएशन के स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा लाइट निकलने वाली लाइट को हम लेजर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है आगे देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक एंड हाई कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एंड इट इज़ डिपेंड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। मतलब लेजर एक प्रकार से मोनोक्रोमेटिसिटी वाला और हाई कोहेरेंट वाला बीम होता है जो कि जो है स्टिमुलेटेड इमिशन पे कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि ये मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होता है, बात आती है हाईली कोहेरेंट क्या होता है। दोस्तों देखिए, लेजर बीम के मेजर 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे प्रॉपर्टीज़ तो ज़्यादा हैं, जहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से लेजर की एक बार डिफिनेशन देखेंगे तो लेजर का डिफिनेशन बढ़िया से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, पहले तो कोहेरेंस क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर लाइट इज़ ए हाईली कोहेरेंट विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए लेजर बीम हैव ए कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप विथ वन अदर। इसका मतलब यह है कि लेजर बीम की जो भी वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर जो कोई भी लाइट है तो उससे निकलेंगी वेव, क्या निकलती हैं, वेव तरंगे निकलती हैं। और यदि इससे निकलने वाली तरंगे, कोई ऐसा सोर्स है जिससे निकलने वाली तरंगे समान फेज में हो, समान उनका वेवलेंथ हो, समान उनका फेज हो, समान फ्रीक्वेंसी हो, तीनों चीज़ सेम हो, तो ऐसे लाइट लेजर लाइट कहलाते हैं, या फिर ऐसे सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। ऐसा कोई भी सोर्स जिससे निकलने वाले वेव क्या हो, उनमें जो है फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका जो वेवलेंथ है वो सेम हो, समान फेज में हो, मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में हो, सभी एक ही फेज में हो, सबका वेवलेंथ सेम हो, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ऐसे जो भी सोर्स हैं उन सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, और इस बीम को कोहेरेंस बीम कहते हैं या फिर कोहेरेंस लाइट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये कोहेरेंस
लाइट हमेशा कोहेरेंस होना चाहिए। अगर जो लाइट कोहेरेंस है तो ही वह लेज़र लाइट कहलाएगी। मतलब लेज़र लाइट से निकलने वाली जो भी वेव होती हैं उनके तरंगदैर्ध्य, उनका जो वेवलेंथ होता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो फेज होता है वह सभी तरंग का एक समान होता है, सभी तरंग का एक समान होता है। ठीक है ना, ये चीज़ कहने का इसका मतलब है। दूसरा, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब यह होता है, मोनो मतलब होता है अकेला, क्रोमेटिसिटी मतलब यहाँ पे रंग होता है, मतलब यहाँ पे कोई एक ही रंग लेजर्स के द्वारा निकलेगा। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब ये है। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब सिंपल सा याद रहता है कि लेजर के द्वारा केवल एक ही तरंगदैर्ध्य की तरंग प्राप्त होगी। लेजर लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक मीनिंग इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ आर कलर। तो कलर का बहुत ही नैरो या फिर वेवलेंथ जो है आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि हमको एक ही तरह का रंग प्राप्त होगा। अगर जो हम कहते हैं कि 7800 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ में हमारा रेड कलर आ जाता है, तो रेड कलर की ही बीम हमको प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्शनलिटी, तो इसका एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि डायरेक्शनलिटी इसमें रहनी चाहिए। डायरेक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि लेजर के द्वारा जो भी बीम निकलता है वे सभी एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल रहना चाहिए। यूनी डायरेक्शनल रहने का मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वह अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, जिसके कारण से एनर्जी लॉस होने के कारण से वह ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर बीम्स आर हाईली डायरेक्शनल एंड कैन बी फोकस टू ए वेरी स्मॉल स्पॉट। हाईली डायरेक्शनल, इनका डायरेक्शनल हाई होने के कारण से वे एक स्मॉल स्पॉट पे हाई फोकस हो सकता है उनके द्वारा, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रिसीजन एम्प्लीफिकेशन लाइक लेजर कटिंग, जो कि लेजर कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए और माइक्रोस्कोपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि लेजर कटिंग वगैरह जो किया जाता है उसमें लेजर बीम को मात्र बड़े से बड़े लोहे के छड़ पर गुजार दिया जाता है तो वह कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि उसमें डायरेक्शनलिटी होती है और डायरेक्शनलिटी के कारण से वह प्रेशर बना देता है और इसके कारण से एक चीज़ होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं दोस्तों। हाई इंटेंसिटी, तो लेजर में हाई इंटेंसिटी रहना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एरिया ए, मतलब पर एरिया पर कितना यहाँ पे जो है हमारा पावर है, यूनिट एरिया पर कह सकते हैं, यूनिट एरिया पर कितना पावर है वह उसका इंटेंसिटी कहलाता है। यूनिट पावर पर कितना एरिया है, यूनिट एरिया पर कितना पावर है, इंटेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेजर लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इंटेंसिटी विच मीन्स इट कैरीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए कंसनट्रेटेड बीम। कहने का मतलब ये कि जो लेज़र लाइट होता है वह हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है और एक पॉइंट पे केंद्रित करने के कारण से उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। एक पॉइंट पर केंद्रित करने के कारण से बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक पॉइंट पे केंद्रित कर लेता है, जिसके कारण से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। आगे दोस्तों यहाँ पे पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन की क्रिया भी लेजर लाइट में होती है। लो डाइवर्जन होता है। लो डाइवर्जेंस का मतलब आपने पहले ही पढ़ा है कि डायरेक्शनलिटी होती है, तो डायरेक्शनलिटी होने के कारण से इसमें लो डाइवर्जन होता है। इंटेंसिटी कंट्रोल किया जा सकता है, लेज़र लाइट की इंटेंसिटी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और कोहेरेंस लेंथ का मतलब यह होता है कि कितने लंबाई तक, कितने लेंथ तक लाइट हमारा कोहेरेंट है, वही कहलाता है कोहेरेंस लेंथ। हम कहते हैं कि अगर जो हमारे कोहेरेंट सोर्स के द्वारा निकलने वाली बीम इस प्रकार से कुछ निकल रही है और फिर यहाँ तक एक समान वेव में सभी जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कोहेरेंस लेंथ हो गया। हो सकता है इसके बाद से ये कोहेरेंट ना हो, तो जहाँ तक कोहेरेंट है वही उसका कोहेरेंस लेंथ कहलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कुछ इसके कैरेक्टर को लिख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं लेज़र के। तो इस प्रकार से आप इसका डिफिनीशन एक बार और देख सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस, लेज़र लाइट एक डिवाइस होता है टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक एंड हाई कोहेरेंट बीम। तो यह मोनोक्रोमेटिक और हाई कोहेरेंट बीम को प्रोड्यूस करने वाला एक प्रकार का एक डिवाइस होता है। लेज़र लाइट एक हाई कोहेरेंट बीम और मोनोक्रोमेटिक बीम को प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस होता है ऑफ लाइट। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन दी फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, और ये स्टिमुलेटेड इमिशन के फिनोमिना पे काम करता है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है
एंड रेडिएशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में आपके कि यहाँ पे आखिर एब्जॉर्प्शन क्या होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो ये तीनों जो है परिभाषा को आपको याद कर लेना है, तीनों डिफिनीशन को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो स्टेट होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे कोई पार्टिकल अगर जो है तो इसको हमें एक्साइटेड करना पड़ता है। एक्साइटेड करने के बाद, एक्साइटेड क्यों करते हैं, एक्साइटेड करने की आवश्यकता इस कारण से होती है अगर जो हम इस पार्टिकल को इससे हाई लेवल वाले कक्षा में क्लास में हम इसको ट्रांसफ़र अगर जो कराना चाहते हैं तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देकर ही हम इसको हाई जो है क्लास में या फिर हाई कक्षा में इसको भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, यदि केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर के चारों ओर कई सारे यहाँ पे कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर जो कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को इसके बाहरी वाली कक्षा में या फिर यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। तो यह इसका जहाँ पे वह पहले था, वह पार्टिकल पहले था, वह उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। और उससे जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, उसको और उससे हाई एनर्जी वाले कक्षा में इसको भेजना चाहेंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये हाई एनर्जी वाले कक्षा में जिसको हम भेज रहे हैं जहाँ पे, वह एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, वह एक्साइटेड कहलाएगा। जहाँ से भेज रहे हैं वह ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लेजर में काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फिगर बनाया हुआ है ये ग्राउंड स्टेट है, यह एक्साइटेड स्टेट है। पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से हमको यहाँ पे भेजना है एक्साइटेड स्टेट में, तो हम कुछ एनर्जी देंगे। एनर्जी नहीं देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। जैसे कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो यदि हमारे लेवल से हाई लेवल का वह काम है तो हमें निश्चित तौर से कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी पहले, तब उस काम को कर पाएंगे हम। वैसे ही है, पार्टिकल को हमको हाई एनर्जी में भेजना है तो हम पहले इसको एनर्जी कुछ देंगे। तो ये एनर्जी जब देंगे तो ये तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होने के बाद तुरंत यह एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यह एक्साइटेड ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही हाई लेवल पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या पता चलेगा कि यह इसका केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही यहाँ पर रह सकता है, उससे ज़्यादा यह टिक ही नहीं सकता है। मतलब यह जो मोटिवेशन इसको मिला है वह क्षणिक मोटिवेशन है, कुछ ही समय तक मोटिवेशन रहता है। मोटिवेट होने के बाद पुनः यह अपने ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। तो यह एक्साइटेड तो हुआ, लेकिन एक्साइटेड होने के बाद यह 10⁻⁻8 सेकंड में ही वापस लौट आया। तो यहाँ पे हमने जो ये प्रक्रिया किया है, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजा है, यही एक प्रकार से आपका जो है कहलाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, व्हेन एन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड ए फोटॉन एनर्जी एस न्यू इज इंसिडेंट ओवर इट कम्स टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो यह जैसे ही इस पे इंसिडेंट किया जाता है, एनर्जी को इंसिडेंट करने पर यह इसके जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट फोटॉन, यह फोटॉन जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा वैसे ये इसके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज़ गिवन बाई। तो यहाँ पे यह चीज़ बताया गया है, चूँकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इस कारण से यहाँ पे जो हमारा P12 होगा, P12 का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की 1 से 2 के लिए, 1 to P12 का मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की 1 से 2 के लिए, 1 से 2 पे जा रहा है, इस कारण से 1 से 2 के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, A12 और उसके बाद यहाँ पे क्या है इंटू यू और न्यू है। न्यू क्या है, यहाँ पे जो हमने एनर्जी दिया है इसको, तो इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट वाले बात आपको जब आइंस्टाइन कोफिशिएंट का प्रूफ कराया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन किसे कहते हैं। अब देखिए कुछ भी नहीं है, अभी हमने क्या किया, एनर्जी दिया था इसको, एनर्जी देके इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाया है।
अब जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा तो इसको पता है कि यह ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रह पाएगा, 10⁻⁻8 सेकंड तक ही यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकंड तक रहने के बाद तुरंत ये इसके ग्राउंड स्टेट में जाएगा। अब जब ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब किया था वह एनर्जी यह रिलीज कर देगा। यहाँ से यहाँ तक उठने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए इसने एनर्जी लिया था, लेकिन जब ऊपर पहुँच गया तो इसको पता चला यह यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। तो जब यह नीचे आने लगा तो जो एनर्जी इसने लिया था वह एनर्जी फिर से यह निकाल देगा। तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर की ओर निकल रहा है। एनर्जी बाहर की ओर निकल रहा है, इसका मतलब एनर्जी इमिट हो रहा है, एनर्जी का इमिशन हो रहा है, ठीक है ना। और यह स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यह स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इस कारण से इसका नाम हो गया स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिखा है कि व्हेन एन एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट इट कैन बी रिमेन there only for 10⁻⁻8 second. After that it comes to its ground state and release a photon of energy h nu. This process is called spontaneous emission of radiation. तो यह प्रोसेस spontaneous emission of radiation कहलाता है। यहाँ पे इसका इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है 2 से 1 में आने के लिए वहाँ पे आइंस्टाइन कोफिशिएंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है 2 से 1 में आने के लिए वह क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट 2 to 1 है। और चूँकि यहाँ पे एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ नहीं रही है, इस कारण से यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा। बस इतना ही इसका जो है इक्वेशन रहेगा, बस इतना इक्वेशन रहेगा इसका। आगे दोस्तों देखें, यहाँ पे अगला है स्टिमुलेटेड इमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लेज़र काम करता है वह स्टिमुलेटेड इमिशन पे ही काम करता है। क्या होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, अभी तक क्या था कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, इमिशन अपने आप हो जा रहा था। यहाँ पे जो भी पार्टिकल था वह 10⁻⁻8 सेकंड यहाँ पे गुजारने के बाद तुरंत यह इसके ग्राउंड स्टेट में चला आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ तो रहा है, यह पार्टिकल अब भी नीचे आएगा, लेकिन अब हम इसको और एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से दे देंगे। हम कहेंगे हम तुमको और एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं और तुम अपने ग्राउंड स्टेट में चले जाओ। हम इसको इसके ग्राउंड स्टेट में भेजने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। एब्जॉर्प्शन वाले में हमने इसको उठाने के लिए एनर्जी दिया था, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है यह इसके एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन इसको हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचाने के लिए एक्स्ट्रा हम एनर्जी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हम फोटान दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले जो इसने फोटान ग्रहण किया था यह एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसने h nu ग्रहण किया था, वह h nu फोटान वह रिलीज कर देगा यहाँ पे। और चूँकि हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे h nu फोटान दिया है, और यह h nu फोटान भी इसके साथ साथ चलने लगेगा। और इसका जो वेवलेंथ होगा, फेज होगा, ये सभी समान होगा। एक समान वेवलेंथ, एक समान फेज और एक समान फ्रीक्वेंसी के रूप में ये दोनों मिक्स होकर बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ कि हमको ज़्यादा यहाँ पे फोटान प्राप्त हुआ, ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। यहाँ पे इमिशन तो हुआ है इस समय भी, लेकिन इस इमिशन में हमको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। इस इमिशन में हमको 2h nu एनर्जी प्राप्त होगी, ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। इस कारण से इसमें ये प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही अंतर है स्पॉन्टेनियस में और स्टिमुलेटेड में। यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन एन एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट एंड ए फोटान ऑफ एनर्जी h nu इज इंसिडेंट ओवर इट एटम्स कम टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो कह रहा है जब इसके एक्साइटेड स्टेट में एटम रहता है, परमाणु रहता है, फोटान रहता है, तो यहाँ पे फोटान डाल के इस एटम को इसके ग्राउंड स्टेट में भेज दिया जाता है। बट नाउ इंस्टेड ऑफ 1, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक के बजाय 2 फोटान ऑफ एनर्जी h nu इज आर रिलीज। तो यहाँ पे एक h nu के बदले यहाँ पे 2 h nu हमको प्राप्त होता है, क्योंकि एक h nu यहाँ पे आ गया और एक h nu पहले से यहाँ पे मौजूद था। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन का काम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन दीज 2 फोटान्स ऑफ एनर्जी h nu आर इंसिडेंट ऑन another 2 excited state atoms, 4 photons of energy h nu is are released। तो यहाँ पे दोनों जो है h nu एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से स्टिमुलेटेड इमिशन का काम होता है। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस मिल सके और लेजर के सभी कॉन्सेप्ट को आप जान सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।